नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर यह दायर किया गया है एफिडेविट। पूजा सिंघल को हेमंत सोरेन का करीबी बता दिया गया है। मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल निलंबित हैं। सीए सुमन कुमार के पास 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे। कैश में हेमंत सोरेन के हिस्से का भी दावा है। अवैध खनन में गिरफ्तार पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से भी हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते का दावा किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में फैले टेंडर कमीशन को लेकर ईडी की जांच जारी है, तो वहीं इससे गठबंधन सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के मामले में भी अब नया मोड़ सामने आ गया है। ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कई बातों का जिक्र है। भले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लैंड स्कैम मामले में हुई हो, लेकिन जो जांच का दायरा है वो कई क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है, जिसमें कि मनरेगा के साथ साथ अवैध खनन और टेंडर कमीशन की कमीशनखोरी को लेकर भी मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें उनकी जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर पूजा सिंघल से उनके करीबी संबंध बताए गए थे, और साथ ही बता दें कि जो सीए पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार थे, उनके आवास से जो 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे, उसमें से एक बड़ी रकम जो थी वो हेमंत सोरेन के को जानी थी। इसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट को दी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गृह विभाग में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल हो रहा था, उसमें राजीव अरुण एक्का और इसके साथ ही विशाल चौधरी का भी नाम सामने आया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की जो जांच है उसमें क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में सामने आते हैं और हेमंत सोरेन की मुश्किलें और कितनी बढ़ती हैं। तो दूसरी तरफ जो आलमगीर आलम हैं, उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कई अहम खुलासे ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में किए जा रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से अब एक बड़ा खुलासा ईडी ने किया है, कनेक्शन जिस तरीके से अब हेमंत सोरेन का सामने आ रहा है, चाहे वो पूजा सिंघल हो, और ये भी बड़ा खुलासा कि सुमन कुमार जो सीए थे 19 करोड़ 76 लाख जो मिले थे, उसमें भी हेमंत सोरेन की हिस्सेदारी थी। और इस तरीके से अब एक कनेक्शन क्या जाहिर कर रहा है और क्या और भी मुश्किलें अब बढ़ती हेमंत सोरेन की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लैंड स्कैम मामले में ईडी के द्वारा की गई, लेकिन जो जांच का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। वो न सिर्फ लैंड स्कैम तक सीमित है, बल्कि इसका जांच का दायरा अवैध खनन हो या फिर जो कमीशन खोरी का मामला है दूसरे विभागों में, जैसे कि गृह विभाग में भी जो बातें सामने आई है उसमें राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी से जुड़े हुए मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी रकम की उगाही की जाती थी। विशाल चौधरी और राजीव अरुण एक्का के बीच में ये पैसों का बंटवारा होता था, लेकिन जो फाइलें थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी जाती थी उस पर अप्रूवल के लिए। तो ऐसे में आशंका है कि हो सकता है कि वहां से भी कमीशनखोरी जो है वो वहां तक पहुंचती हो, मुख्यमंत्री कार्यालय तक। हालांकि इस बाबत अभी कोई पुख्ता जानकारी ईडी के समक्ष नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी जो है वो दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर कई और भी खुलासे किए गए हैं। जैसे सीए पूजा सिंघल के जो सीए थे सुमन कुमार, उनके आवास से जो 19 करोड़ 76 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए थे, उस बरामदगी के पैसों को लेकर भी उसमें ये बातें सामने आई है। ईडी ने अपने हलफनामे में जिक्र किया है कि ये पैसे जो थे वो सुमन कुमार के हाथों जो हैं वो हेमंत सोरेन तक जाते, उसका एक बड़ा हिस्सा था। तो कहा जा सकता है वहीं अवैध खनन से जुड़े मामले में भी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते थे। तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो कहा जा सकता है कि ईडी की जांच जो है इन तमाम जगहों पर चल रही है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए हो सकता है आने वाले दिन और मुश्किल भरे हों। जी चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस खबर के लिए आपका।
टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ का सिलसिला अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। रिमांड के दौरान ईडी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी हिस्सा जाता था। इस सब के बीच अब ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। तो देखिए, रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आलमगीर आलम की नजर आ रही है। और जो खबर सामने आ रही है उसमें ईडी की पूछताछ का सिलसिला अगले 5 दिनों तक जारी रहने की बात कही जा रही है। और जो कोड डिकोड की बात कर रहे हैं उसको भी हम दिखा रहे हैं कि मतलब क्या होता है। तो मनीष आईएएस संजीव लाल, इसका मतलब आलमगीर आलम का ओएसटी, और इस एच का मतलब ऑनरेबल मिनिस्टर यानी कि आलमगीर आलम। तो अगले 5 दिन तक पूछताछ जारी रहनी है और मामलों को और खंगाला जाना है। और ईडी ने पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे भी किए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है, अब आलमगीर आलम की मुश्किलें और क्या क्या बढ़ रही हैं, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है? जी, आलमगीर आलम से जो पूछताछ है वो रिमांड में दूसरे चरण का रिमांड जो है वो आलमगीर आलम की शुरू हो चली है, जिससे कि पूछताछ लगातार ईडी की जा रही है। जाहिर तौर पर जो आज रिमांड की जो दूसरे चरण की रिमांड है उसकी आज पहला दिन है, जिसमें कि आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। फिलहाल यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी आलमगीर आलम के हेल्थ चेकअप को लेकर। जो जानकारी डॉक्टरों ने दी उनके अनुसार जो आलमगीर आलम की जो ब्लड शुगर और बीपी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसे लेकर डॉक्टरों ने दवा खाने की सलाह दी है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिस कारण वो एंजाइटी के भी शिकार हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्हें मेडिकल जो टीम है उन्होंने कई जो सलाह है वो दी है। तो इसके साथ ही दवा का भी पूरी तरह से दवा का सेवन भी बताया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो मशीन उनको लगती है, जो स्लीप एपनिया नामक उनको बीमारी है, उसे देखते हुए वो जो मशीन लगाई जाती है जिस समय उनको सोने के वक्त, रात में सोने के वक्त ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उस चीज़ को लेकर भी उन्हें एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी के सवालात हैं वो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम के लिए मुश्किल हालात पेश कर रहे हैं, जिस वजह से आलमगीर आलम उन सवालों से परेशान हो रहे हैं। और इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात आलमगीर आलम के हेल्थ की करते हैं। तो ईडी की रिमांड का असर आलमगीर आलम के हेल्थ पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची मेडिकल टीम ने उनका स्वास्थ्य जांच किया, जिसमें उनका शुगर लेवल और बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिस कारण वो एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। आज तो एंजाइटी में नहीं थे, कल एंजाइटी में थे। कल में क्या वजह क्या है सर एंजाइटी की? वो तो एक्चुअली में स्लीप एपनिया के पेशेंट है। तो कभी कभी है कि नींद पूरी नहीं होने से उनको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा अनईजी महसूस करते हैं, एंजाइटी होता है उनको। स्लीप डिसऑर्डर भी है, नींद प्रॉपरली नहीं आ पाता है उनको, चूँकि मशीन लगाते हैं वो सीपैप, उसके बाद ही सो पाते हैं। झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जेएमएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमलावर है, तो जेएमएम ने बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। चारी बैठे हैं, अंजामे झारखंड क्या होगा, यही इन्होंने झारखंड का हाल कर दिया है। अब आप देखें, यहाँ शराब घोटाला हो गया, टेंडर घोटाला हो गया, ज़मीन घोटाला हो गया, माइनिंग स्कैम हो गया। लगातार लगता है कि ईडी को अपने पूरे देश की सारी शक्तियों को झारखंड में ही झोंकना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम 70,000 करोड़ के आसपास के घोटाले का इस सरकार पर आरोप लगा। और ये घोटाले की अनंत कथा समाप्त नहीं हुई है, चल रही है। रोज एक नया किरदार, रोज एक नया घोटाला सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बीजेपी के लिए उठाना चाहिए। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो सार्वजनिक करना पड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड को, पता चला कि किसको जेल भेजा गया, किससे ब्लैकमेल किया गया, कितना चंदा किसके खाते में आया। तो चंदा का जो है ना एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ है, चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी का फंदा लो। तो ये तो एक स्लोगन बहुत मशहूर हो चुका है। अब बात बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की करते हैं। हजारीबाग सीट से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। वोट नहीं करने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। बीजेपी नेता ने अपने जवाब में लिखा, पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। मैंने 8 मार्च 2024 को उन्हें बधाई दी, जो मेरे स्पष्ट समर्थन का ही सबूत था। यह सब सोशल मीडिया पर है, जो पार्टी के फैसले के प्रति मेरे समर्थन को भी दिखाता है। इस बीच अगर पार्टी चाहती थी कि मैं चुनावी गतिविधियों में भाग लूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। तो यही वो पूरा लेटर है जो लेटर दिया गया है, और बीजेपी को जयंत सिन्हा ने जवाब दिया है, क्योंकि पार्टी ये कह रही थी कि उन्होंने वोट नहीं किया और चुनाव प्रचार का भी वो हिस्सा नहीं रहे, और इस पर उनका जवाब सामने आया है कि 2 मार्च 2024 को मेरी घोषणा के बाद झारखंड के किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी या सांसद विधायक ने मुझसे संपर्क नहीं किया। आगे वो लिखते हैं कि मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या संगठनात्मक बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जमशेदपुर आएंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। दोपहर 2 बजे साक्षी से एग्रीको मैदान तक रोड शो ये होना है। बीजेपी उम्मीदवार विद्युत बरण महतो के लिए वोट मांगेंगे। तो ये शेड्यूल आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम का जमशेदपुर दौरा है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे, विद्युत बरण महतो के लिए वोट मांगेंगे। और चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, चल दो वापस।